अरण्या ने 2-3 बार अभिराज के गाल थपथपाए। पक्षी उठो, देखो मैंने उस शैतान को मार भगाया। अरे अब उठ भी जाओ। मगर अभिराज अभी भी बेहोश था। शायद उस जहरीले धुएं का असर अब तक कम नहीं हुआ था। अरण्या ने अपना बनाया हुआ शहद निकालकर उसकी 2-3 बूंदें अभिराज के मुंह में डाल दी, इस उम्मीद में कि शायद पिछली बार की तरह इस बार भी उसे होश आ जाए। मगर इस बार शहद ने भी कोई असर नहीं दिखाया। अरण्या को नागेश की बात याद आई। कानन वन के लोगों को जड़ी बूटियों का जो ज्ञान था, उसका मुकाबला शायद ही पूरी दुनिया में कोई और कर सकता था। संजीवनी किताब में जरूर इसके बारे में कुछ जानकारी होगी, मुझे जाकर देखना चाहिए। मगर फिर उसकी नजर अभिराज पर गई। उसे यहाँ अकेले में खुली छोड़ना ठीक नहीं था। अगर किसी की नजर उस पर पड़ गई तो बड़ी मुसीबत हो सकती थी। अरण्या ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर अभिराज का वजन इतना ज्यादा था कि अरण्या उसे हिला तक नहीं पाई। हे ईश्वर, कितना भारी पक्षी है। पता नहीं क्या खाता है ये। जरूर इसने हाथी खाया होगा, तभी ये इतना भारी है। अरण्या हाँफते हुए किनारे बैठ गई। जब और कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने आसपास की लताओं से उसे उठाने को कहा। लताओं ने फौरन उसका कहना माना और अभिराज को लिए हुए अरण्या के पीछे उसके बगीचे वाले कमरे तक पहुंचा दिया। यहाँ पहुंचकर अरण्या ने उसे किसी तरह बिस्तर पर लिटाया और खुद अपनी संजीवनी किताब खोलकर देखने लगी। आज उसे अफसोस हो रहा था कि उसने ध्यान से कभी पढ़ाई क्यों नहीं की। काफी खोज करने के बाद आखिर उसे वो मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। मिल गया, शतपर्णी काढ़ा। इसे पीने के बाद ये जरूर ठीक हो जाएगा। अरण्या ने झटपट किताब एक तरफ रखी और वापस बगीचे की तरफ दौड़ गई। उसने करीब 100 पौधों और फूलों की पत्तियां इकट्ठी की और वापस आकर उन्हें उबालकर उसका काढ़ा तैयार किया। इन सब में दोपहर हो गई थी। उसने एक हाथ से अभिराज का मुंह खोला और दूसरे हाथ से चम्मच भरकर काढ़ा उसके मुंह में डाल दिया। और फिर अगले ही पल अभिराज बुरी तरह खांसते हुए उठ बैठा। ये क्या पिलाया है तुमने मुझे? ये शतपर्णी काढ़ा है, हमारे कानन वन की सबसे असरदार दवाई। जब कोई और दवा काम नहीं करती तो हम सब इसका इस्तेमाल करते हैं। मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी तुम्हें होश नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये काढ़ा तैयार किया। और देखो कैसे झट से तुम्हें होश आ गया। अरण्या ने खुश होते हुए जवाब दिया। तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए, मैंने फिर से तुम्हारी जान बचाई है। तुमने मेरी जान बचाई? अभिराज ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा। और नहीं तो क्या, एक बार नहीं 3-3 बार मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अच्छा, कब? जरा मैं भी तो सुनूं। अभिराज उठकर खड़ा हो गया। वो अब यहाँ से जाने के मूड में था। लगता है बुढ़ापे में तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर पड़ गई है। कल रात जब तुम जले भुने से मेरे बगीचे में पड़े थे, तब मैं तुम्हें उठाकर लाई थी यहाँ। फिर जब त्रिचाला तुम्हें ढूंढते हुए बगीचे में आई, तब भी मैंने तुम्हें उससे बचाया। और फिर जब वो राक्षस यहाँ आया, तब मैंने उससे लड़कर तुम्हें बचाया। तुम तो डरकर बेहोश ही हो गए थे। फिर मैंने ये काढ़ा बनाकर तुम्हें ना पिलाया होता तो न जाने कब तक तुम ऐसे ही बेहोश रहने वाले थे। इसका मतलब 3 नहीं 4 बार मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मैं, और वो भी डर कर बेहोश हो जाऊंगा? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर अपनी तारीफें कर रही हो? और तुम्हारी वो तितली, तुम्हें लगता है वो मेरा कुछ भी बिगाड़ सकती है? तुम्हें अभी पता नहीं है उसके पास कितनी सारी ताकत है। कानन वन के सारे पेड़ पौधे लताएं सब उसकी बात मानते हैं। और तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं अग्निबाज हूँ, एक पक्षी। और पता है पक्षी क्या खाते हैं? अरण्या ने इनकार में अपना सिर हिलाया। तितलियाँ, मैं तितलियों को खाता हूँ। फूल मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, मगर उनके रस से बनी सुगंधित इत्र मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसलिए दोबारा मेरे सामने धौंस दिखाने की कोशिश भी मत करना, वरना। अभिराज ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी और अरण्या डर के मारे चुपचाप एक किनारे हो ली। उसे खुद से डरते देखकर अब अभिराज के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सच्ची? तुम मुझे भी अपने साथ ले चलोगे ना? देखो मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, बदले में तुम कम से कम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। हालांकि मैं ऐसी नहीं हूँ जो किसी से अपने एहसान का बदला मांगे, मगर तुम्हें बचाने में मुझे बहुत सारी मुसीबतें भी तो उठानी पड़ी हैं। आगे चलकर तुम्हें ऐसा न लगे कि तुम मेरे एहसानों के बोझ तले दब गए हो, इसलिए जरूरी है कि तुम भी मेरे लिए कुछ करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। अभिराज ने अब गहरी सांस लेते हुए अपना सिर हिलाया। हाँ, अभी तो तुम मुझसे डर रही थी और अब फिर से मेरे साथ जाने की जिद करने लगी। डरता कौन है तुमसे? ये तो जग जाहिर है
कि पक्षी वनों को उजाड़ देते हैं। देखो तुम। अभिराज ने अब झल्लाते हुए उसकी तरफ देखा, मगर अरण्या ने उसकी बात बीच में ही काट दी। हाँ ठीक है, इसमें शर्माने जैसी कोई बात नहीं है। पक्षी अपना स्वभाव नहीं बदल सकते, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ही है कि हम पेड़ पौधे और फूल भी तुम्हारे जैसे बन जाएंगे। हमने तो बस नफरत का जवाब प्यार से देना सीखा है, तो इन धमकियों को मैं अनदेखा कर सकती हूँ। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। अभिराज को उससे बहस करने का कोई फायदा नजर नहीं आया, तो वो कमरे से बाहर निकल गया। काफी देर तक जब वो नहीं आई तो उसने आवाज लगाई, तुम आ रही हो या नहीं? मुझे देर हो रही है, बस आई। अरण्या अंदर से पीठ पर एक बड़ी सी गठरी लादे हाँफती हुई बाहर आ गई। चलो अब जल्दी करो, मैं चलने को तैयार हूँ। ये क्या है? अभिराज ने उस गठरी की तरफ इशारा किया। ये मेरा सामान है। मैं बाहर जा रही हूँ तो अपना सामान तो साथ लेकर जाऊंगी ना। तुमने क्या मुझे गधा समझ रखा है? मैं तुम्हारा ये सारा तामझाम सारे रास्ते ढोता फिरूंगा? अभिराज ने चिढ़ते हुए कहा। तुम गधे ही होते तो ज्यादा अच्छा होता। अरण्या ने बुरा सा मुंह बनाया। अभिराज ने उसके हाथ से वो गठरी छीनकर वहीं जमीन पर पलट दी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा सामान वापस करो। अरण्या उससे गठरी छीनने की कोशिश करते हुए चिल्लाई। क्या है ये सब? सारे घर का बेकार सामान बांध रखा है इसमें। मैं इसमें से एक भी चीज अपने साथ लेकर नहीं जाने वाला हूँ। ये सब तुम्हें बेकार लग रहा है? ये दुर्लभ फूलों का बना शहद देख रहे हो? इसी को पीकर तुम अभी यहाँ मेरे सामने खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। और ये संजीवनी किताब, इसी से देखकर मैंने तुम्हारी बेहोशी तोड़ने वाला काढ़ा बनाया था। और मैं इतने लंबे सफर पर जा रही हूँ, रास्ते में मुझे भूख तो लगेगी ना, इसलिए ये सारा खाने का सामान रखा है। सिर्फ अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है। और ये ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुमसे बहस करने का कोई फायदा तो है नहीं। आखिरकार अभिराज ने हार मान ली। अब चलें? अरण्या ने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाया। पहली बार कानन वन के बाहर जाने के ख्याल से ही वो रोमांचित हो रही थी। अभिराज ने अपना रूप बदला और एक बड़े से बाज में बदल गया। उसने अपनी चोंच से पकड़कर अरण्या को अपने पंखों के बीच बिठा लिया। अरण्या की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। देखते ही देखते वो दोनों वहां से उड़ चले। मगर क्या अरण्या के लिए कानन वन से बाहर निकलना इतना आसान होने वाला था? जानने के लिए जरूर सुनिए द फ्लावर प्रिंसेस का अगला भाग।